नमस्कार। आज गुजरात की राजनीति में जो हुआ है वो किसी भूचाल से कम नहीं लग रहा। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी की पूरी कैबिनेट, मतलब सारे मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक कदम है जिसके कई परतें हैं, है ना? तो आज हम इसी घटना की कह सकते हैं तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये इस्तीफे क्यों हुए, ठीक स्थानीय चुनावों से पहले इस कदम का क्या मतलब है, और आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हमारी ये पूरी चर्चा टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स में जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं उन पर आधारित है। हमारा मकसद है इस पूरी तस्वीर को साफ करना और समझना कि इस बड़े फेरबदल के पीछे की असली कहानी क्या है। बिल्कुल। और ये घटना अपने आप में मैं कहूँगी असाधारण है। जब एक साथ सारे मंत्री इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक आया संकट नहीं है। ये तो एक सोची समझी, शायद ऊपर से तय की गई रणनीति का हिस्सा लगता है। इसे सिर्फ कैबिनेट फेरबदल कहना भी शायद कम होगा। ये एक तरह का कैबिनेट रीसेट जैसा महसूस हो रहा है। और जैसा आपने कहा, इसकी टाइमिंग स्थानीय चुनावों से ठीक पहले ये इसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। ये महज कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल नहीं है, ये गहरे राजनीतिक संकेत दे रहा है। अच्छा, तो ये संकेत क्या है, इस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि हुआ क्या है। मतलब जो कोर घटना है उसका ब्यौरा क्या है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी जगह भी रिपोर्ट हुआ है, 16 अक्टूबर 2025 को गुजरात कैबिनेट के सभी 16 मंत्री, उन्होंने अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं। और ये साफ कर देना जरूरी है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो अपने पद पर बने हुए हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इस्तीफा देने वालों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल हैं, यानी पूरी की पूरी टीम बाहर। हाँ, और इन इस्तीफों का जो फौरी तौर पर कारण बताया जा रहा है, वो कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल और संभवतः विस्तार का रास्ता साफ करना है। जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है, ये एसेंशियली एक नई टीम बनाने की तैयारी है। शायद पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि आने वाली चुनौतियों, खासकर चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा और नए चेहरों की जरूरत है। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मतलब खबरें तो ये भी हैं, जैसा नवभारत टाइम्स ने भी बताया, कि नया मंत्रिमंडल शायद शुक्रवार को ही, यानी इस्तीफों के ठीक अगले दिन शपथ ले सकता है। हाँ, ये तेजी बहुत कुछ कहती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार हैं और विधायकों को गांधीनगर पहुंचने के लिए कहा भी गया है। ये तेजी भी अपने आप में काफी कुछ कहती है ना। निश्चित रूप से। इतनी तेजी ये दर्शाती है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे पूरी योजना तैयार थी। हो सकता है नामों की लिस्ट भी पहले से ही तय हो चुकी हो और अब बस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। ये एक तरह से दिखाता है कि पार्टी आलाकमान का नियंत्रण कितना मजबूत है। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसकी जिक्र हम कर रहे थे। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी चुनावों से ऐन पहले? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं और शायद ये सब मिलकर ही इस फैसले की वजह बने हों। सबसे पहला और सबसे साफ कारण, जैसा हमने इशारा किया, वो है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव। गुजरात में जल्द ही नगर पालिका और पंचायत के चुनाव होने हैं। हाँ। ये चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये हवा का रुख बताते हैं एक तरह से। तो ये चुनाव कैसे इस फेरबदल से जुड़े हैं, क्या कनेक्शन है? कि पार्टी बदलाव और नई ऊर्जा लाने के लिए गंभीर है। साथ ही ये फेरबदल प्रतिनिधित्व को बैलेंस करने का भी एक तरीका होता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र, जाति और सामाजिक समूहों को कैबिनेट में जगह देकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश। ये क्लासिक चुनावी रणनीति है, खासकर जब आप किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर, या जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी सरकार के खिलाफ जनता में अगर कोई संभावित नाराजगी पनप रही हो, उसको कम करना चाहते हो। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने की, तो क्या ये माना जाए कि जो मौजूदा मंत्री थे उनके प्रदर्शन को लेकर कोई चिंता थी? क्या ये भी एक फैक्टर है? ये भी एक संभावित कारण हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं सरकारी कामकाज को ताज़ा करना। हालांकि देखिए, कोई बड़ा पब्लिक स्कैंडल या ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिसके कारण ये इस्तीफे हुए हों, लेकिन हो सकता है कि पार्टी के इंटरनल असेसमेंट में कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन शायद उम्मीद के मुताबिक ना रहा हो, या जनता के बीच उनके काम को लेकर कोई नेगेटिव परसेप्शन बन रहा हो।
ऐसे में सामूहिक इस्तीफा एक तरीका होता है बिना किसी एक व्यक्ति पर ठीकरा फोड़े पूरी टीम को बदलकर एक नई शुरुआत करने का। ये जवाबदेही तय करने का एक इनडायरेक्ट तरीका भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स की तरफ भी इशारा किया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ नेता पदों के लिए जोर लगा रहे हैं, खासकर उप मुख्यमंत्री पद के लिए। नाम भी आ रहे हैं जैसे हर्ष संघवी और कुंवरजी हलपति। क्या ये आंतरिक शक्ति संतुलन मतलब इंटरनल पावर बैलेंसिंग का भी मामला है? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बड़े फेरबदल सिर्फ बाहरी वोटर्स को मैसेज देने के लिए नहीं होते, ये पार्टी के अंदर के समीकरणों को साधने के लिए भी होते हैं। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या कोई डिप्टी सीएम बनेगा, ये सब फैसले पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और पावर बैलेंस को सीधे प्रभावित करते हैं। हाँ, सही बात है। उपमंत्री पद का पद, जैसा कि गुजरात की राजनीति में हमने पहले भी देखा है, अक्सर किसी प्रभावशाली समुदाय को साधने या किसी सीनियर लीडर को महत्वपूर्ण भूमिका देने का सिंबल होता है। तो ये फेरबदल पार्टी की इंटरनल डायनामिक्स को कंट्रोल करने और शायद भविष्य के नेतृत्व को शेप देने का एक प्रयास भी हो सकता है। आपने शुरुआत में कहा था कि ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, न कि किसी संकट की प्रतिक्रिया। इसे थोड़ा और समझाएंगी? या कोई ऐसी घटना होती जिससे सरकार की छवि पर गंभीर दाग लगता, तो शायद इस तरह के इस्तीफे एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की तरह देखे जाते। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, इसलिए ये ज्यादातर एक पूर्व नियोजित मतलब प्रोएक्टिव कदम लगता है। पार्टी शायद चुनावों से पहले खुद ही अपनी स्लेट साफ करके किसी भी संभावित आलोचना या नेगेटिव मुद्दे को विपक्ष के हाथ लगने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज करना चाहती है। ये कंट्रोल अपने हाथ में रखने की रणनीति है। वो कहानी का नैरेटिव खुद तय करना चाहते हैं, न कि किसी बाहरी घटना पर रिएक्ट करना। ये वाकई एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी लगती है। तो अब सवाल ही उठता है कि इस कदम के बाद आगे क्या होगा? मतलब इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और सीधा परिणाम तो एक बिल्कुल नया मंत्रिमंडल होगा। हम देखेंगे कि कौन से पुराने चेहरे बाहर होते हैं, किनकी वापसी होती है और कितने नए चेहरों को मौका मिलता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट याद दिलाती है कि गुजरात में कैबिनेट का मैक्सिमम साइज 27 मंत्री तक हो सकता है। अच्छा, 27 तक? हाँ, अभी 16 ने इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब है कि न केवल मौजूदा पद भरे जाएंगे बल्कि कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। अच्छी खासी गुंजाइश है। इसमें युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण देखने को मिल सकता है और रीजनल और सोशल बैलेंस साधने की कोशिश भी जरूर दिखेगी। और उप मुख्यमंत्री पद का क्या? जैसा कि रिपोर्ट्स में जिक्र है, क्या इस बार गुजरात को उप मुख्यमंत्री मिल सकता है? ये काफी चर्चा में है। ये एक बड़ी संभावना नजर आ रही है। अगर उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। फिर देखना होगा कि किसे ये पद मिलता है और इसके जरिए पार्टी क्या संकेत देना चाहती है। क्या वो किसी खास समुदाय को महत्व दे रही है या किसी नेता का कद बढ़ा रही है? नवभारत टाइम्स ने जिन नामों का जिक्र किया है उन पर नजर रहेगी जरूर। सरकार के कामकाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब इतने सारे नए मंत्री आएंगे, उन्हें अपना विभाग समझने में समय लगेगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है। हाँ बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक चुनौती तो है ही। जब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव होता है तो गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में कुछ हद तक एक अस्थायी रुकावट या धीमापन आ सकता है। नए मंत्रियों को अपने मंत्रालयों को समझने, अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने और जो चल रही योजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने में समय लगता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने पद पर बने हुए हैं। ये टॉप लेवल पर एक कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है जो शायद इस ट्रांजिशन पीरियड को स्मूथ बनाने में मदद करेगा। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब शायद सब जानना चाहते हैं, स्थानीय चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या उल्टा भी पड़ सकता है? ये $1 मिलियन का सवाल है। बिल्कुल, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ अगर जनता इसे पॉजिटिव चेंज, नई एनर्जी और पार्टी की गंभीरता के तौर पर देखती है तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। वोटर सोच सकते हैं कि पार्टी उनकी चिंताओं को सुन रही है और सुधार के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर इसे पार्टी के भीतर अस्थिरता या घबराहट या पिछले प्रदर्शन पर पर्दा डालने की कोशिश के रूप में देखा गया तो इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है। विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा, जाहिर है। हाँ, विपक्ष की बात आपने की, उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? वो कैसे देखेंगे इसे?
जाहिर है विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ दल की कमजोरी या डर के संकेत के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। वो कह सकते हैं कि भाजपा स्थानीय चुनावों को लेकर घबराई हुई है या कि पिछली कैबिनेट फेल रही थी इसलिए उसे हटाना पड़ा। वो हटाए गए मंत्रियों के कार्यकाल पर सवाल उठा सकते हैं और सरकार से जवाबदेही मांग सकते हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज करेगा। अब देखना ये होगा कि जनता किसके तर्क को ज्यादा वजन देती है। इस पूरी तस्वीर में अभी भी कुछ धुंधले हिस्से हैं, मतलब कुछ सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी हैं और शायद कुछ रिस्क भी जुड़े हैं इस बड़े कदम से, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा। ये चयन महज नाम नहीं होंगे, ये सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होंगे। क्या युवाओं को तरजीह मिलेगी, क्या अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया जाएगा, किन क्षेत्रों या समुदायों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये सब बातें आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय करेंगी। और ये जो छवि सुधार या नई ऊर्जा की बात हो रही है, क्या ये वाकई काम करेगी? मतलब क्या सिर्फ चेहरे बदलने से जमीनी स्तर पर वोटर्स की सोच बदल जाती है, या वो इसे सिर्फ एक कह लीजिए चुनावी स्टंट मानकर नजरअंदाज कर देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। वोटर्स की मैच्योरिटी को कम नहीं आंकना चाहिए। वो अक्सर सतही बदलावों और वास्तविक सुधारों के बीच का फर्क समझते हैं। इस फेरबदल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए मंत्री कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या सरकार वाकई में लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। सिर्फ फेरबदल अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है। एक और रिस्क जिसका आपने पहले भी इशारा किया था, पार्टी के भीतर असंतोष। जब इतने सारे मंत्री हटाए जाते हैं और कई उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को जगह नहीं मिलती, तो क्या इससे पार्टी के अंदर नाराजगी या गुटबाजी बढ़ सकती है? ये कितना बड़ा खतरा है? ये एक वास्तविक जोखिम है। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक होती हैं। जिन्हें पद से हटाया गया है या जिन्हें उम्मीद थी और पद नहीं मिला, उनमें निराशा या असंतोष हो सकता है। अगर इस असंतोष को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो ये पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता, अंदरूनी कलह या चुनावों में, जिसे भितरघात कहते हैं, उसका कारण भी बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है। पार्टी नेतृत्व के लिए इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करना और सभी को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी। और आखिरी सवाल जो शासन से जुड़ा है, क्या इस तरह के बड़े और मान लीजिए बार बार होने वाले फेरबदल अगर भविष्य में भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए ठीक है? क्या इससे अधिकारियों का मनोबल, उनका मोराल प्रभावित नहीं होता? ये एक चिंता का विषय हो सकता है, खासकर अगर ऐसे फेरबदल बहुत जल्दी हो। बार बार मंत्री बदलने से नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा आ सकती है, क्योंकि हर नया मंत्री अपनी प्राथमिकताएं और अपनी कार्यशैली लेकर आता है। इससे अधिकारियों में भी एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, एक स्थिर मुख्यमंत्री का होना इस जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक निरंतरता पर इसका असर तो पड़ेगा ही, कम से कम अल्पावधि में तो जरूर। तो कुल मिलाकर गुजरात में जो हुआ है वो एक बड़ा राजनीतिक दाव है, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट का इस्तीफा देना स्थानीय चुनावों से ठीक पहले ये दिखाता है कि सत्तारूढ़ दल किसी भी हद तक जाकर चुनावी किले को मजबूत रखना चाहता है। इसके पीछे चुनावी रणनीति, छवि प्रबंधन, आंतरिक समीकरण साधना और शायद प्रदर्शन संबंधी चिंताएं, ये सब फैक्टर्स मिले जुले रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से ये कदम गुजरात की राजनीति में तो हलचल मचा ही रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक केस स्टडी जैसा है। ये दिखाता है कि पार्टियां खासकर सत्ता में रहते हुए चुनावी चुनौतियों का सामना करने और संगठन में नयापन लाने के लिए कितने बड़े और अप्रत्याशित फैसले ले सकती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सत्ता बनाए रखने के लिए संगठनात्मक लचीलेपन और कठोर निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन है। इसके परिणाम दूर तक जाएंगे और शायद अन्य राज्यों में भी ऐसी रणनीतियों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अंत में हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह के बड़े टॉप लेवल के फेरबदल वास्तव में जमीनी स्तर पर मतदाताओं की धारणाओं और प्राथमिकताओं को बदल पाते हैं, या फिर ये मुख्य रूप से पार्टी के आंतरिक शक्ति संतुलन, रणनीतिक दावपेच और मीडिया में नैरेटिव बनाने का खेल ज्यादा होते हैं? इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।